बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आप मेरे साथ अभी तक कर चुके हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग को अंडरस्टैंड किया था। अगरचे आज हम इस लफ्ज़ पे इंशाल्लाह इस लेक्चर में और भी तफसीलन रोशनी डालने वाले हैं। फिर आपने नॉमिनल रेट एंड पीरियोडिक रेट की एक कैलकुलेशन देखी और फिर देखा कि यार ये फॉर्मूला कितने वेरिएंट में यूज हो सकता है। एग्जामिनर कभी नॉमिनल से पीरियोडिक, कभी पीरियोडिक से नॉमिनल, सारी चीजों पे आएगा। ओके, फिर हमने फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखी। फिर गुज़िश्ता कल के लेक्चर में हमने रेट चेंज के ऊपर थोड़ी सी बात की। मेरी ख्वाहिश है मैं आज फिर एक सवाल उसमें टेकअप कर लूं। कल मैंने आखिरी सवाल आपको यह करवाया था, क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम योर नोट्स। मेरी ख्वाहिश है कि मैं 1 से 2 सवाल आज भी अभी आपके साथ थोड़े से डिस्कस करूं, फिर आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम योर नोट्स। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। एक नया लफ्ज आ गया। इंटरेस्ट में भी हमने, सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा था। मैच्योरिटी वैल्यू का क्या मतलब था? फ्यूचर वैल्यू। Find the maturity value and the interest earned on an investment of rupees 12,000। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तो मांगी जा रही है, तो फिर ये क्या है? वैसे भी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू फॉर 4 years। If it was growing at 3.25% compounded quarterly during the first year and 3.6% compounded monthly during the next 3 year। एक ईयर ये और एक ईयर ये 4 साल पूरे हो गए। टोटल अरसा इन्वेस्टमेंट का कितना है? हाँ, क्या हो गया? हाँ पढ़े भाई इसको, क्या हुआ है? टोटल अरसा कितना हो गया इन्वेस्टमेंट का? 4 years। 2 रेट हैं। मुझे सवाल में 2 रेट नजर है ना, मैं अलर्ट हो गया फौरन, कॉन्शियसली थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया कि अच्छा ये तो रेट चेंज हो रहा है। अच्छा, अभी आपको समझाने के लिए और कल के लेक्चर का जरा रिव्यू लेने के लिए, कौन सा केस है? रेट भी चेंज और फ्रीक्वेंसी भी चेंज। क्योंकि पहला रेट है 3.25 और दूसरा है 3.6। रेट चेंज। पहले कंपाउंडिंग है क्वार्टरली और बाद में कंपाउंडिंग है मंथली। रेट भी चेंज। हम इस सारे कोई रेट चेंज कह रहे थे कल। हमने कल कहा था कि रेट चेंज के मतलब है 3 बातें। नंबर 1, या तो रेट चेंज हो जाए। नंबर 2, या कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, या बोथ चेंज हो जाए। तो ये सवाल कहां फॉल कर गया? यहां फॉल। अगरचे इसे फॉल करवाना जरूरी नहीं, हम समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को ग्रिप में लाने के लिए कर रहे हैं। कोई इनमें से कोई सा सवाल हो, वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, हमने एक ही तरह से चलना है। कैसे? N1 कितना है? 1 year। और N1 कितना है? 3.25% कंपाउंडेड क्वार्टरली। N2 कितना है? 3 years। Rn2 नॉमिनल रेट ऑफ पीरियड 2 कितना है? 3.6% कंपाउंडेड मंथली। खत्म हो गई बात। आपको यही चाहिए था। अब इसको भूल गया हूं मैं पहले सिर्फ, अगर खाली ये होता तो मैं आराम से अपने स्टेप लगा रहा होता ना। स्टेप नंबर 1, आरपी क्या आ गया? 3.25% डिवाइडेड बाय 4। एन कितना आ गया?
1/4, 4/4, और ये रेट आ गया। RP2 क्या आता? 3.6% डिवाइडेड बाय 12। N2 कितना आता? 3 × 12, 36। खत्म बात। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस RP1 रेज टू पावर N1 इंटू 1 प्लस RP2 रेज टू पावर N2। ठीक है ना? दैट्स इट, पुट कर दो, जस्ट कल की रिवीजन हो जाए। अदरवाइज ये सवाल ऑब्वियसली आप बिल्कुल खुद से कर सकते हैं, इसमें मेरी असिस्टेंस अब आपको रिक्वायर्ड नहीं थी। ओके, एक और सवाल मैं आपसे डिस्कस कर दूं, फिर आते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। इन्वेस्टेड ₹25,000 at 4.5% compounded monthly for first 2 years and 5% compounded quarterly for third year. What is the maturity value of our investment and the amount of interest at the end of 3 years? टोटल इन्वेस्टमेंट का अर्सा कितना है? 3 साल। अलग अलग पीरियड, 2 साल अलग, 1 साल अलग। N1 पता चल गया, N2 पता चल गया, सारा कुछ पता चल गया। नाउ यू कैन सॉल्व इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है ना? ओके, इनका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी मैं सारों का अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आपको असिस्टेंस मिल जाएगी। सो जी, हम आते हैं अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने कल आपसे कहा था कि हमारे पास कई सारे इंटरेस्ट रेट के नाम आ रहे हैं, तो एक शेयर भी सुनाया था आपको, दोबारा नहीं सुना रहा, वो उसी लेक्चर को आपने रिपीट करके सुनना है वो, ठीक है ना? ओके, तो क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट रेट के कई नाम रखने हैं। जैसे अभी तक हम क्या रख चुके हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। आज एक और छोटा सा नाम रखने लगे हैं, विच इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, RE। RE क्या है? और जो मैंने कल के लेक्चर में एक लफ्ज बोला था कि आगे चलेंगे तो हम कंपाउंडिंग के इफेक्ट को जरा और डिटेल में देखेंगे क्या हो रहा है, तो आज इंशाल्लाह वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, effective annual rate is the interest rate that is adjusted for the compounding over a given period। मैं पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जिस दिन मैं आपको कंपाउंडिंग समझा रहा था, मैंने एक बात आपको समझाई थी कि जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग होगी, यानी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, क्या कह रहा हूं? कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, इन्वेस्टर उतने ही फायदे में है, क्योंकि वो जो कुछ अर्न कर रहा है इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट, वो भी दोबारा अर्न करना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जो कुछ अर्न कर रहा है इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट, अब वो भी अर्न करना। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट ही है, और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही है कि जो कुछ आप इंटरेस्ट की शक्ल में कमा रहे हैं, वो आपके साथ मिलकर कमा नहीं रहा, ग्रो नहीं कर रहा। यही बुनियादी फर्क है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूं। एक शख्स किसी जगह गया, मैं 2 छोटे से सिनेरियो क्रिएट करता हूं इस बात को समझाने के लिए। एक शख्स एक बैंक ए में गया, उसने पूछा जी क्या ऑफर है? उसने कहा जी 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बैंक बी में गया, उसने कहा जी क्या रेट है? उसने कहा जी 11.90% कंपाउंडेड
मंथली। ये बंदा सोच में पड़ जाएगा कि यार किस मुसीबत में पड़ गया हूं, कहां इन्वेस्ट करूं। बज़ाहिर ये 12% इंटरेस्ट दे रहा है और ये 11.9% इंटरेस्ट दे रहा है, ये कंफ्यूज हो गया है, ये फाइनेंस का आदमी है नहीं। अब इसे समझ नहीं आ रही कौन सा बैंक बेहतर है। वो कहता है मैं 12% दूंगा साल में 2 दफा, ये कह रहा है मैं 11.9% दूंगा साल में 12 टाइम। इसे पता नहीं चल रहा। अब ये बैंक मैनेजर से बात कर रहा है कि यार मुझे बात समझाओ भाई। अब ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है ना, आप नॉन फाइनेंस पर्सन को जितना समझाएंगे वो उतना ही कंफ्यूज होता जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं आप। मैनेजर जितना इस बात को समझाएगा, सामने बैठा हुआ शख्स जो कि डॉक्टर हो सकता है, जो कि इंजीनियर हो सकता है, जो कि कोई आईटी प्रोफेशनल हो सकता है, वो उतना ही कंफ्यूज होता चला जाएगा। तो फाइनेंस के लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो नॉन फाइनेंस के लोग थे ना, उनको ये बात समझाने के लिए एक टर्म, मैं यहाँ एक टर्म ईजाद की। मसलन ये बंदा कहता है जी मैं साल में 2 दफा दूंगा, वो कहता है अच्छा जी इसका मतलब है अगर मैं 1 लाख रुपए आपके पास रखूं तो आप 6,000 मुझे एक दफा दोगे, 6,000 एक दफा दोगे। वो कहता है नहीं नहीं, पहले 6,000 दूंगा, फिर वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होगा, फिर वो भी कमाएगा। लो जी, क्योंकि फाइनेंस का बंदा नहीं है, इसकी तो अगली समझ भी खराब होगी। ये बंदा तंग आके उसे मैनेजर को कहता है यार मेरी सुन गल, पुत्र मैनू ऐ दस जे मैं लाख रुपया तेरे को रखावा तो मैनू साल बाद किन्ने पैसे देगा। अब वो इसको आसान करके समझना चाह रहा है कि यार मुझे ये ना बताए मैं 6,000 दूंगा, फिर वो कहे यार मैंने 100,000 रुपीज आपके पास इन्वेस्ट किया है, मुझे बताइए साल के बाद आफ्टर 1 ईयर मैं कितने पैसे लूंगा आपसे, ताकि मैं कंपैरिजन करूं मुझे पैसे यहां से ज्यादा आ रहे हैं या यहां से ज्यादा आ रहे हैं। ये काम हम फाइनेंस के लोग इनको कैसे करके दे रहे हैं, हम इन्हें इफेक्टिव एनुअल रेट निकाल कर देने जा रहे हैं। ये रेट यही करता है, वो जो कंपाउंडिंग का इंपैक्ट है ना, उसको एनुअलाइज रेट में डालकर एक लेमैन के लिए एक सिंपल सादा रेट बना देता है। मैं करके दिखाऊंगा तो आपको बात समझ आएगी। ये शायद डेफिनेशन अभी उस तरह आपको समझ नहीं आएगी, अभी हम कैलकुलेशन करके फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन एक दफा पढ़ते हुए आगे जाते हैं। द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट एन इन्वेस्टर कैन अर्न इन अ ईयर आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कंपाउंडिंग इफेक्ट। वो जो जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग की वजह से हमें कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है ना, कंपाउंडिंग का लेक्चर नंबर 1 के नोट्स निकालें, कॉपी पे चलें पीछे, शाबाश। मैंने लिखा था 12% कंपाउंडेड एनुअली, फिर मैंने लिखा था 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फिर मैंने लिखा था 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। मिल गया पेज? नहीं मिला? चलें पीछे चलें, लेक्चर नंबर 1 पे। फिर मैंने लिखा था 12% कंपाउंडेड मंथली। यस, यही वाला पेज है जो अब आपने निकाला। ठीक है, अब देखें यहां हमने एक रिटर्न बनाए थे। इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा पैसे कब मिले थे? मंथली वाले में। अब ये वही वाली कैलकुलेशन को जरा बेटर एंड मोर इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट करने का नाम है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। सो हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ मैंने क्या कर दिया, अब आर के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया? ई, आर ई, आर एन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, आर पी पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, RE nominal interest rate. How to calculate it? Nominal interest rate is 1 plus RP. Periodic की मदद से निकाल रहा हूं। 1 plus RP raised to power CF compounding frequency.
-1। मैं करके दिखाता हूं तो आपको बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। इफेक्टिव रेट हम दो तरह से निकालते हैं, एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, चलें दूसरा भी लिखता हूं, लेकिन पहले एक को समझेंगे फिर दूसरे पर वापस आएंगे। एक दूसरा तरीका है RE इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर प्रेजेंट वैल्यू, इसको मैं एक्सप्लेन भी बाद में करूंगा, अभी हम पहले वाले को लेकर चलें। ओके, नाउ वो देखें मैं वापस आ गया हूं जो पेज आपसे ढूंढवा रहा था, लेकिन अब मैंने इसको अपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करना है। मैंने एक सवाल बना दिया, क्या हुआ जी, कैलकुलेट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट। एक बैंक आपको ऑफर दे रहा है 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, वो कहता है इसका इफेक्टिव रेट क्या है। इफेक्टिव का मतलब है हम वन गो में कैसे अपनी अर्निंग निकाल सकते हैं। ओके, इफेक्टिव रेट किसकी मदद से निकलता है, क्या गिवन है, तवज्जो करें जरा मेरी तरफ, RN गिवन है, कितना, 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा जी, जब हमें नॉमिनल रेट गिवन हो तो दो बातें पता चल जाती है ना, एक रेट और एक CF कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 नहीं, सेमी एनुअल साल में 2 मरतबा, 6 महीने का पीरियड एक और 6 मंथ का पीरियड एक। फ्रॉम 1st January to 30th June whatever you will earn, this will be added to your principal at the start of July. On 1st July you will have interest added with your investment. क्या फार्मूला था जी हमारा, RE is equal to 1 plus RP raised to power n minus 1। यहां से RP निकालता हूं मैं, RP is equal to 12% divided by 2 which is 6%। सो यहां पुट करता हूं 1.06 रेज टू पावर 2 minus 1। करें जी कैलकुलेटर में पुट इसको, शाबाश, निकालिए कैलकुलेटर। 1.06 रेज टू पावर 2, कर्सर नीचे लाके -1, तो क्या आ गया, 0.1236। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, रेट जो निकाल रहे हैं, तो इट इज 12.36% पर एनम। जरा तवज्जो करें मेरे साथ, मैंने आपसे, या चले मैं दोबारा कर देता हूं, लेकिन ये काम मैंने बुनियाद रख दी थी पहले ही। जिस दिन मैं आपको कंपाउंडिंग का पहला कॉन्सेप्ट दे रहा था, मैंने इसकी बुनियाद रख दी थी। क्या वो कैलकुलेशन निकालें, जब सेमी एनुअल वाली कैलकुलेशन हमने की थी तो साल के बाद हमने कितने पैसे कमाए थे, 12,360 रुपए कमाए थे ना। मैं दोबारा कर देता हूं, क्या किया था हमने कहा था, अब ये 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का क्या मतलब है, अगर आपने 100,000 इन्वेस्ट किया है, 1 लाख इन्वेस्ट किया इनटू 1.06 रेज टू पावर 2, तो ये फ्यूचर ने एक वैल्यू निकल आई कि नहीं निकल आई, निकालें इससे फ्यूचर वैल्यू। 100,000 into 1.06 raised to power 2 is 1,12,360। 1 लाख तो आपने अपना ही लगाया था, तो आपने कमाया कितना है, 12,360।
लेकिन ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट डाला है। ये रेट अब क्या कह रहा है, ये रेट कह रहा है यार छोड़ें, उस बंदे को ये बताएं ना 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्योंकि फाइनेंस का बंदा नहीं है। उसे कहें भाई आप जो ₹1,00,000 देंगे ना, हम उसके ऊपर साल में 12.36% 12.36% आपको देंगे। वो वन गो में एक ही दफा 1,00,000 का 12.36% ले तो आंसर आ जाएगा 12,360। अब ये एक आम इंसान को जो फाइनेंस का नहीं है उसे फौरन से समझ आ जाए। तो इफेक्टिव रेट का क्या फायदा हुआ, ये कंपाउंडिंग के इफेक्ट को डिल्यूट कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और एक ऐसा रेट निकालता है जो वन गो में लगाने से साल की कंपाउंडिंग के इफेक्ट वाली अर्निंग निकाल कर दे देता है। ये देखें, कंपाउंडिंग के इफेक्ट से अर्निंग कितनी निकाली आपने, 12,360। इसने वन गो में निकाल के बता दिया। सो 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली इज इक्वल टू 12.36% पर एनम। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इस पे लगाता हूं कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ये रेट क्वार्टरली बनाना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये क्वार्टरली हो जाएगा ना, तो फिर ये 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 3% आ जाएगा। अब यहाँ आप 3% लगाएंगे, ये क्वार्टर साल के 4 हो जाएंगे, तो आपका इफेक्टिव रेट चेंज हो जाएगा ना। देखिएगा जरा, क्विक तो नहीं हो गया। साल में कितने क्वार्टर, 4, 3%, तो 1.03 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। तो ये निकालें जरा क्या रेट आ गया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या आ गया, 1.03 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 into 100, so it is 12.55%, 12.55% per annum. Higher the frequency if rate is same. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इफेक्टिव रेट उतना ही ज्यादा आ रहा होगा। कोई लंबा चौड़ा बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने क्या किया, एक आम इंसान को समझाने के लिए जो इफेक्टिव रेट है उसको बीच में समो लिया। लेकिन अब जरा तवज्जो करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट के लिए क्या है जी, आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी रेज़ टू पावर सी एफ माइनस 1। कितनी चीजें लिंक हो गई, एक, इधर तवज्जो करें, 1 2 3, ठीक है ना, 3 चीजें लिंक हो गई, तो कोई सी 2 देकर तीसरी निकलवाई जाएगी, कोई सी 2 देकर तीसरी निकलवाई जाएगी। अमूमन जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, हम आर पी, बल्कि मैं ऐसे कहता हूं आर एन से हम आम तौर पर आर पी निकालते हैं, और अब आर पी की मदद से आर ई निकाल रहे हैं। लेकिन हम रिवर्स भी जा सकेंगे इक्वेशंस की वजह से, ऑब्वियसली। बात मेरी फॉलो कर रहे हैं, सम टाइम यहां से डायरेक्ट यहां भी आएंगे, लेकिन ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर आएंगे इस तरफ भी। अच्छा जी, ज़रा देखिए जी, ज़रा स्लाइड हम पूरी खोलने के लिए जा रहे हैं। हाँ आइए जी, ज़रा इस पर आइए और देखते हैं कि हमारे पास एक द मिसिंग इंटरेस्ट रेट, ये मैंने सवाल बना रखे हैं, ये नोट्स में आपके पास शेड्यूल आ रहा है। आर एन मीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, RP means periodic interest rate, RE means effective interest rate, और ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। सवाल नंबर 1 क्या गिवन है, RN गिवन है 12%, आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ।
और साथ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है 4। और एग्जामिनर मुझे कह रहा है मुझे आर पी बताएं क्या है और आर ई बताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक होगी बात? ओके अगर मुझे आर पी निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए होता है? आर एन और सी एफ। आर एन और सी एफ गिवन है, इसका मतलब है आर पी तो फौरन निकल आएगा ना, क्योंकि आर पी क्या था? पीरियोडिक रेट इज इक्वल टू आर एन ओवर सी एफ। आर एन इज 12% डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज 3%। आरपी आ गया। जब आरपी आ गया है तो आर ई निकल आएगा ना, क्योंकि आरपी और आर ई कैसे लिंक हैं? आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी रेस टू पावर सी एफ माइनस 1। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, बस सारा मसला वहीं फंसा रहेगा। वो किसी शायर ने कहा था ना, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। अगर समझ ही ना आया तो फिर तो हमने कुछ नहीं पढ़ाया ना आपको। फिर बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा आपको फाइनेंस पढ़ाने का तो कोई फायदा ना हुआ। फिर तो कोई भी मैथ का टीचर आपको खड़ा होकर ये सब कुछ समझा देता, हो सकता है मुझसे बहुत अच्छा पढ़ा देता, तो आपकी बुनियाद पे काम करें, बिकॉज ये वो टॉपिक है जिसने सीए फाइनल तक अब आपके साथ चलना है। इसकी बुनियाद को ठीक करें। अच्छा जी पुट करते हैं जी इधर, क्या आ गई जी वैल्यू? आरपी कितना है? 3%। नाउ 1.03 रेस टू पावर 4 माइनस 1 आर ई आ गया। सो बस इसको समझें। मैंने इसीलिए क्या किया हुआ था, मेरे नोट्स में एक खास बात आपको ये नजर आएगी कि हर बात कंप्रीहेंसिवली डिस्कस हो रही है। ठीक है, हर बात कंप्रीहेंसिवली डिस्कस, जितने पॉसिबल वे से वो बात पूछी जा सकती है वो यहां डिस्कस हो गई है, वो इस टेबल में ही डिस्कस हो गई है। अच्छा देखें मैंने क्या किया, बाद दफा बच्चों को क्या होता है, जब हम इंग्लिश में सवाल वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं ना तो वो इंग्लिश में फंस जाते हैं। मैं हर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो पहले ऐसे डिजाइन कर रहा हूं आपके लिए कि जिसमें इंग्लिश है ही नहीं। देखें इसमें कुछ इंग्लिश, कोई अंग्रेजी कुछ नहीं लिखी, डाटा लिखा हुआ है। टेबल बनाता हूं पहले। अब इसमें से अगर ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, इस सारे सिनेरियो को आपने समझना। पहला सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, मैं दूसरा भी लेता हूं। क्वेश्चन 1 मैंने सॉल्व कर दिया। 2 1 क्या रेप्लिका है, यानी सेम है। अब मैं 3 सॉल्व करता हूं। 3 में क्या गिवन है? आर पी गिवन है। आर पी मैं थर्ड को सॉल्व कर रहा हूं, कितना? 2%। और सी एफ गिवन है 12। क्या मांग रहा है मुझसे? आर एन मांग रहा है और आर ई मांग रहा है। उन्हीं फॉर्मूलाज को लिंक करना आपने। ठीक है, आर एन इज इक्वल टू आर पी इंटू सी एफ। उसी फार्मूला को रीअरेंज किया। ये फार्मूला था ना, आर पी इज इक्वल टू आर एन ओवर सी एफ। ये मैंने क्या किया, आर एन निकालना है तो ये मल्टीप्लाई होगा। सो आर पी कितना है? 2% इंटू 12, तो ये आ गया 24%। अब आर ई निकालना है तो क्या करूं? आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी सी एफ। आर पी कितना था? 2%। 1.02 रेस टू पावर 12 माइनस 1। मेरी बात फॉलो कर गए कि नहीं? सो हमने पहले क्या किया, विदाउट वर्ड प्रॉब्लम हमने अपना सिनेरियो को समझा। अब इसमें जरा वर्ड प्रॉब्लम डाल देते हैं, देखिए जरा, कोई मुश्किल काम तो नहीं। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम डाल देते हैं जी।
क्या हुआ जी, जरा देखिए। मैथ्यू इन्वेस्टेड 2,30,000 टू परचेज अ होम। घर खरीदना है, उसने 2,30,000 आज इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर 10 ईयर, ओके अच्छा, ये तो मैंने सेकंड सिनेरियो ले लिया। सेकंड सिनेरियो लेने से पहले मैं देखता हूं, ओके पहले इसको करते हैं। वो मैंने दो फार्मूलाज लिखे थे ना, मैं उसका दूसरा फार्मूला आ गया, अभी दूसरे को नहीं डिस्कस करा। मैं पहले की थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम से आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर आएंगे उसके ऊपर, वापिस आते हैं उस स्लाइड पर। ये क्वेश्चन नंबर 31 है आपके नोट्स में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफर अ हायर रेट ऑफ रिटर्न। ये वही सिनेरियो आ गया जो मैं पहले भी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि एक फाइनेंस का आदमी भी हो क्या है और नॉन फाइनेंस हो तो उसके लिए और मसला। एक बंदा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसके पास दो बैंक हैं। एक बैंक ने कहा जी मैं आपको 10% कंपाउंडेड एनुअली दूंगा, दूसरे ने कहा मैं 9.7% कंपाउंडेड डेली दूंगा। ये बंदा कंफ्यूज हो गया है कि भाई कहां इन्वेस्टमेंट करूं। बेसिकली इस वक्त हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ अफेक्टिव रेट। अफेक्टिव रेट हम कहां अप्लाई करते हैं, इफेक्टिव रेट हम कहां अप्लाई करते हैं, जहां हमें डिसीजन लेना हो ना कि कौन सी इन्वेस्टमेंट मुझे ज्यादा रिटर्न देगी ओवर ए पीरियड, और बजाहिर समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा 10% से मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे या इससे मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों इन्वेस्टमेंट का इफेक्टिव रेट निकाल लूं, इसका भी इफेक्टिव इसका भी इफेक्टिव। जिसका इफेक्टिव हायर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वहां इन्वेस्ट कर देता हूं। जिसका इफेक्टिव हायर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वहां इन्वेस्ट करें आप। अब जरा तवज्जो करें, ये रेट एक छोटी बात और समझें। इफेक्टिव रेट की पढ़ने की रीजन क्या हुई, जरा समझें इस बात। इस वजह से क्योंकि बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आकर हमें डिफरेंट कंपाउंडिंग ऑफर करना शुरू कर दी। एक साल में एक से ज्यादा मर्तबा कंपाउंडिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दी। उस मसले को रेट में एडजस्ट करके जो रेट हम निकालते हैं उसको हम इफेक्टिव रेट बोल रहे हैं। ये जो बैंक वन है ये तो साल में दे ही एक मर्तबा रहा है, इसका मतलब है इसका इफेक्टिव रेट भी यही है। इफेक्टिव रेट तो हम कहते ही उस रेट को हैं जो साल में एक से ज्यादा दफा कंपाउंडिंग की वजह से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो है ही एक, लेकिन अगर ना ये बात समझे, छोड़ दें एक मर्तबा, मैं इसको सादा ऐसे भी समझाता हूं। इधर देखिए, ऑप्शन 1 RN गिवन है कितना, 10% कंपाउंडेड एनुअली। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1। सो RE क्या निकल आया, 1 + RP रेज़ टू पावर CF -1। RP क्या निकला, 10% डिवाइडेड बाय 1, वो भी यही निकला 10% पर एनम। जब मैं इसको यहां पुट करूंगा तो 1.1 रेज़ टू पावर 1 -1, ये अगेन 10% आ जाएगा। जरा तवज्जो करें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आने लगा। अगर कंपाउंडिंग साल में एक मर्तबा हो रही हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। हम ये सारा जो कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ इस वजह से रहे हैं कि कंपाउंडिंग एक से ज्यादा मर्तबा हो जाती है साल में, जिसका इफेक्ट डाल रहे हैं। पीरियोडिक रेट भी इसीलिए निकालना पड़ रहा है, इफेक्टिव रेट भी इसीलिए निकालना पड़ रहा है। इधर तवज्जो करें, जब साल में एक मर्तबा कंपाउंडिंग हुई तो पीरियोडिक रेट भी वही था, इफेक्टिव रेट भी वही था, बिकॉज जिसकी वजह से मसला है वो है ही नहीं। साल में एक से ज्यादा मर्तबा कंपाउंडिंग की वजह से मसला आ रहा है, साल में एक से ज्यादा मर्तबा कंपाउंडिंग हुई नहीं है। सो ऑप्शन 1 का
पीरियोडिक रेट भी यही है, इफेक्टिव रेट भी यही है। लेकिन ऑप्शन 2 ऐसे नहीं है, क्योंकि साल में 365 मर्तबा कंपाउंडिंग हो गई है। वो जिसे कहते हैं ना रोला पड़ गया, ठीक है ना। अब तो पीरियोडिक रेट भी अलग आएगा, इफेक्टिव रेट भी अलग आएगा। हाँ एक बात है, कंपैरिजन करके देख लेंगे कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा अच्छा रेट ऑफर कर रही है। देखिए जरा, देखिए जी, RN क्या गिवन है ऑप्शन 2 में, 9.7% कंपाउंडेड डेली। ओके, RP क्या बना, 9.7% डिवाइडेड बाय 365, नहीं? ओके, करें जी, कैलकुलेटर निकाल लें जी। 9.7 डिवाइडेड बाय 365। अच्छा शाबाश, 365 कहां से है? वेरी गुड, अल्लाह के बंदो, 365 कहां से आया है? साल में 365 दिन होते हैं आज कल, ठीक है ना। 365 दिन होते हैं ना आमतौर पर साल में, ये वहीं से आया। तो ये आ गया इतने % पर डे, 0.02657% per day is the periodic rate. What is effective rate? RE is equal to 1 plus RP raised to power CF minus 1. अभी इसके साथ परसेंट लगा हुआ है, मैं आपको आसान करके लिखूंगा, 1 plus 0.02657 डिवाइडेड बाय 100% हटाने के लिए इनटू 365 माइनस 1। मैंने दानिस्ता उस तरह लिख दिया, या आपके पास क्योंकि अब साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये उसको खुद भी टेकअप कर लेता है, आप वहां साइन % का लगा दें तब भी ठीक है। अच्छा जी, मैं लिखता हूं 1 plus 0.02657 divided by 100 bracket close raised to power 365 minus 1 is equal to multiplied by 100 कर दें क्योंकि रेट निकाला है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास रेट आ जाएगा। दोबारा कर लें, दोबारा कर लें, 1 plus 0.02657 या यहां % का निशान लगा दें या डिवाइडेड बाय कर दें, कितना जी 100 ब्रैकेट क्लोज और इसकी पावर 3, इसकी पावर कितनी 365 माइनस 1 इंटू 100 कर दें तो ये आंसर आ गया 10.18%। इफेक्टिव रेट क्या आ गया 10.18% पर ईयर। अब जरा समझें क्या हुआ। पहला बैंक अगर मैं 1 लाख रुपया उसके पास रखवाऊं, 100,000 रुपीज बैंक नंबर 1 के पास रखूं तो साल के बाद मुझे कितने पैसे देगा 10,000 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। वेयर बैंक नंबर 2 अगर मैं 1 लाख रुपया रखवाऊं तो ये मुझे देगा 10,180 रुपये। दोनों के इफेक्टिव रेट से कंपेयर करके पता चला कि बैंक 2 इज बेटर, वेयर एज अपेरेंटली देखने से क्या लग रहा था, जरा तवज्जो करें, कौन सा बैंक ज्यादा अच्छा रेट दे रहा है, बैंक ए। बैंक बी बजाहिर अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन बैंक बी अच्छा है। उसकी वजह क्या है, वो बजाहिर रेट कम दे रहा है लेकिन जब मैं 1 जनवरी को पैसा रखवाऊंगा तो मेरे पैसे बहुत थोड़ी सी एक अमाउंट अर्न करेंगे एक दिन में।
लेकिन 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी को वो अमाउंट भी मेरे साथ मिलकर रन करेगी, फिर 3 जनवरी, फिर साल में ये बैंक मुझे 365 मरतबा मेरा इंटरेस्ट ऐड करेगा। जिसका इफेक्ट क्या आया, ये माइनर, आटे में नमक के बराबर ये इफेक्ट होता है। जिसका इफेक्ट क्या आया कि इसने मुझे साल में 10.18% पे कर दिया है, कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। वेरएज इसने मुझे साल में 10% पे करना। तो यही सबसे बड़ा फायदा है इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट को जब हम यूज कर रहे होते हैं, इसकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है, हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं कौन सा सिनेरियो बेहतर है। दोनों सिनेरियो का इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेट निकालना इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जरा सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें हमें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए जी, एक दूसरी बात छोटी सी डिस्कस करते हैं। एडम्स यूटिलिटी बिल स्टेटेड दैट interest would be charged at the rate of 2.5% पर मंथ। तवज्जो करें, जब रेट आए तो हमने फौरन रुक कर पूछना है, भाई साहब आप कौन हो और कहां से आए हो और किसने भेजा है। ठीक है ना? रेट से पूछना, भाई साहब आप कौन हो, तो पता चला उसने कहा यार नजर नहीं आ रहा पर, तो मैं आरपी हूं भाई, क्यों पूछ रहे हो मुझसे। अगर यहां लफ्ज कंपाउंडेड लिखा होता तो हम समझ जाते कंपाउंड इंटरेस्ट है। पर का मतलब है पीरियोडिक रेट। ओके, ऑन एनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑन द इनवॉइस व्हाट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, क्या मांग रहा है, व्हाट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वुड बी चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग पेमेंट। जब भी कोई रेट लिखा होगा ना, जरा तवज्जो करें, जब भी कोई रेट लिखा होगा उस रेट में दो बातें आ जाएंगी खुद ब खुद, बाय डिफॉल्ट दो बात। एक तो ये पता चलेगा रेट कौन सा है। अब हमें पता चल गया कौन सा से मुराद, अभी तक हम 3 रेट पढ़ चुके हैं, नॉमिनल, पीरियोडिक, इफेक्टिव। नॉमिनल, पीरियोडिक, इफेक्टिव, नॉमिनल, पीरियोडिक, इफेक्टिव। नॉमिनल और पीरियोडिक जैसे ही आते हैं, नॉमिनल और पीरियोडिक जैसे ही आते हैं, हमें रेट भी पता चल जाता है, फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाता है। देखें 2.5% पर पीरियोडिक मंथ, साल में कितने महीने, 12, तो सीएफ भी पता चल गया। बात समझ आई? मांग क्या रहा है, वो कह रहा है मुझे इफेक्टिव रेट बताएं क्या है। ओके, आरपी देकर बड़ा मासूमाना सवाल है, हैं? ओके, तो मासूमाना सवाल सिर्फ वसीम बदामी कर सकता, हम भी तो कर सकते हैं भाई। वो क्या कहते हैं कि हर शख्स अपने घर का बदामी है भाई, तो ठीक है ना, हम इस क्लास के बदामी हैं। तो ये मासूमाना सवाल है, तो उसने आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर सी एफ माइनस 1। ओके, पहले से ही आरपी गिवन है परसेंटेज के साथ, तो क्या लिखूं, 1 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 100, या ऐसे लिखूं 0.025 रेज टू पावर 12 माइनस 1। जी क्या लिखूं, 1.025 रेज टू पावर 12 माइनस 1 इंटू 100, बहुत हाई रेट है, 34.488, यू कैन से 34.49%। ये वही है जो मैंने यहाँ हिंट लिखा हुआ है कि ये आंसर आएगा। जी पढ़ें सर।
Adams Utility Company stated that interest would be charged at the rate of 2.5% per month. पर मंथ periodic rate frequency भी आ गई। कहता है इफेक्टिव बताएं। बिल्कुल सादा सवाल था, कोई भी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं थी। ओके, लेकिन सवाल समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगा ना, अदरवाइज तो आपको बात समझ नहीं आया करेगी। अच्छा जी, मैं रुक रहा हूं यहां पर सिर्फ एक वजह से, मेरे पास अभी लेक्चर में, अच्छा मैं एक छोटी सी बात पीछे छोड़कर आया था, मैं उसको कर देता हूं। ओके, थोड़ा सा जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। हमने कहा था इफेक्टिव रेट दो तरह से निकलेगा, एक नॉमिनल रेट की मदद से, एक रेट की मदद से। एक बात हम पीछे छोड़कर आए हैं, ये देखिए यहां खड़े थे ना। दूसरा मैंने कहा था कि इफेक्टिव रेट निकल सकता है इस फार्मूला से। इस फार्मूला में देखिए रेट यूज नहीं हो रहा, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू यूज हो रही है, और टाइम पीरियड यूज हो रहा है। एन क्या था? टाइम पीरियड। अब रेट नहीं है। इस सवाल की पहचान भी यही होगी। जरा देखिए मैं आपको यहां से समझाता हूं। ये वो क्वेश्चन नंबर 29 आपके नोट्स का क्या है जी? मैथ्यू इन्वेस्टेड ₹2,30,000 टू परचेज अ होम। After 10 years, he sold the home for 3,40,000. Calculate the effective interest rate. अच्छा देखिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक में पैसे रखना तो खाली जरूरी नहीं। बैंक से हमें एक इंटरेस्ट रेट आ रहा है जो हमारे पैसे ने कमाया। मैथ्यू ने क्या किया? मैथ्यू ने बजाय इसके कि बैंक में पैसे रखता, 2,30,000 रुपए का कोई घर खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद ली, कोई भी चीज खरीद ली ना, इन्वेस्टमेंट कर दी, और 10 साल के बाद 3,40,000 का बेच दिया। वो कहता है बताइए इसने कितना इफेक्टिव रेट कमाया है। यहां वो फार्मूला यूज होगा। अब खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात हो गई कि यार रेट तो आया ही नहीं है, ना नॉमिनल आया, ना पीरियोडिक आया, और इफेक्टिव रेट मांग रहा है। तो खुद ही हमें क्लू मिल गया है कि फार्मूला नंबर 1 नहीं यूज हो सकता। फार्मूला नंबर 1 में तो मुझे पीरियोडिक रेट चाहिए ना। क्या मैं नॉमिनल से बनाऊं या बराह रास्त एग्जामिनर पीरियोडिक रेट? तो मुझे क्लू भी मिल गया। इसका मतलब है ये फार्मूला लगेगा। कितनी फ्यूचर वैल्यू? घर बेचा कितने का? 3,40,000 रुपए का, डिवाइडेड बाय घर खरीदा कितने का था? 2,30,000 रुपए का, यानी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। कितना अरसा? 10 साल। लेकिन अब ये 10 साल 1/10 में लिखा हुआ है, 1/10 -1। बस सिंपल सिंपल काम करें जी। पुट 3,40,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 रेस टू पावर, ठीक है ना, ब्रैकेट में ले लें, पहले से ही ब्रैकेट में ले लें। 3,40,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 ब्रैकेट क्लोज की पावर भी 1/10। फिर वापस आए कर्सर की मदद से, -1। अब तवज्जो रखना, कैलकुलेटर पे गलती ना कर लें। ये माइनस यहां नहीं लिखा हुआ, ये माइनस नीचे लिखा हुआ है। मैं सेंटर की से नीचे आया हूं और यहां माइनस लिखा हुआ, -1 यहां नहीं है, नीचे है। ओके, इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आ गया 3.98%। 3.99%, you might say 4%। वैसे प्रॉपर्टी में कोई 4% ही रेट ऑफ रिटर्न हुआ करता है नॉर्मल हालात में, कोई बड़ा बूम ना चल रहा हो तो। ओके, हमारे यहाँ नहीं, प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम का रेट 4% होता है। प्रॉपर्टी तो इससे ज्यादा ग्रो कर सकती है। ठीक है, पहले वाली स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं। अच्छा जी, वापस आइए जी। खुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे पता चले कौन सा फार्मूला लगाना है? कैसे पता चले कौन सा फार्मूला लगाना है? ये बात खुद ही पता चल रही है।
अगर सवाल में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर सवाल में, अगर क्वेश्चन में पीरियोडिक रेट या नॉमिनल रेट का जिक्र हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है। निकल दोनों से क्या रहा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल रहा है। आई होप कि ये सारी बातें आज आपको समझ आई होंगी। आज हमने जरा कंपाउंड इंटरेस्ट में एक थोड़ा सा और रिफाइंड एरिया डिस्कस किया है। हमने इफेक्टिव रेट का जिक्र किया जो कि एक बड़ा अहम सवाल है और एक बड़ा अहम कंपोनेंट है हमारे फाइनेंस का।